नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज़ फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर द फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली. ठीक है, ये डिस्क्लेमर हमेशा आप लोगों के समक्ष रहा है. और देखा कि हाँ कि कुछ वीडियोस बन रहे हैं, पोर्टफोलियो पे बन रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो पता नहीं कि क्या सिचुएशन है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे चैनल में प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये दूसरा चैनल है कंटिन्यू, इसमें मैं चीज़ों को नहीं दिखा रहा था आपको. ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई एक भी स्ट्राइक कॉल आती है इन केस, तो जो है मतलब मुझे चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो आज तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैं देखता हूँ कि भाई आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर नहीं, आप बाकी लोग दिखा रहे हैं, कुछ लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, बाद में देखता हूँ. आई विल ट्राई टू गेट द कोर्सेज ऑफ द ये सेबी रजिस्ट्रेशन वाली जो चीज़ें हैं वो कुछ समय बाद करने की कोशिश में हूँ. देखता हूँ अभी, तब आप लोगों के समक्ष चीज़ें बनी रहेंगी. अब बात करते हैं कि ठीक है, अब जब आज मैं दिखाई रहा हूँ तो सिंपल सी पहली चीज़ तो ये देखिए कि मतलब कहाँ क्या सिचुएशन है. तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात जो मतलब है अभी एज ऑन डेट, पता नहीं आज का एडजस्ट हुआ कि नहीं, तो 4,70,000 यहाँ दिखा रहा है और 6,44 यहाँ दिखा रहा है. तो लगभग आप ये मान लो और डिविडेंड वगैरह मिला लो तो करीबन अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख के आसपास का प्रॉफिट मतलब बचा हुआ है. ठीक है, मार्केट्स नीचे गए, मार्केट्स वापस रिबाउंड कर रहे हैं और चीज़ें इस तरह से चलती रहेंगी. मैंने बोला हमेशा इस तरह की चीज़ें रहेंगी. मैं भी आपको आज मैं जैसे 11 लाख के करीब के प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ, यही प्रॉफिट्स मैंने आपको 25 लाख भी दिखाए जब ऑल टाइम हाई पे था. तो चीज़ें वापस ऊपर जाएंगी और आगे बढ़ेंगी बशर्ते आपकी कंपनीज ठीक बनी हो. अब होगा क्या क्या किस तरह की सिचुएशन रहती है आने वाले समय में, वो देखते हैं कि मार्केट का फुल सेंटीमेंट कैसा रहता है. इंडिविजुअल कंपनी बस दिक्कत नहीं आनी चाहिए. यहाँ पे जैसे एफ आईज एंड डी आईज का डाटा की बात करी जाए तो देख सकते हो आप, 20 तारीख का डाटा है और ये डी का है और ये एफ का है. और यहाँ पे देख सकते हो कि 3,136 करोड़ की सेलिंग है. किसकी तरफ से? डी की तरफ से. ठीक है, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी और वेयर एज एफ ने बाइंग चालू कर दी. 3,200 की इन्होंने बाइंग कर ली. तो इनकी ये सेलिंग है, ये बाइंग है, ये सेलिंग है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है. पहले ये लगातार बेच रहे थे तो ये खरीद रहे थे. तो अल्टीमेटली देख सकते हो कि मतलब दोनों लोगों में चीज़ें बन रही हैं, प्रॉफिट्स भी बुक कर रहे हैं, चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं. तो सर हम क्यों नहीं? इनका एक टारगेट होता है कि भाई 12%, 15%, जो जिस लेवल का है, चाहे वो एफ का हो, डी का हो, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में डी का इन्वेस्टमेंट रहता है, जिस तरह से हमारा जो पैसा रहता है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं. तो एक वो टारगेट होता है और एक होता है कि भाई आपको एक हैंडसम रिटर्न बनाना है, सेफ खेलना है, या कितना पैसा बनाना है. डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पर्पज़ ये है कि भाई म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा कमाना चाहते हैं. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो वो चीज़ें कब आएंगी? क्योंकि आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, चीज़ों को अगर सही तरह से एनालाइज करते हो, एक दो जगह गलत भी जाओगे. म्यूचुअल फंड भी गलत जाता है, ऐसी बात नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी गलत जाते हैं बहुत सारी, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है. तो हमें उसी हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए. और यहाँ देख सकते हो, मैं आपको यहाँ जैसे बताऊँ कि जैसे केस ऑफ्स की बात करो, देख सकते हो कि इसमें भी आज ज़बरदस्त मतलब पॉजिटिविटी थी. और आज वायर सेक्टर में थोड़ी सी आग लगी हुई थी, मतलब गिरे हुए थे सभी के सभी केबल्स के जो थे, चाहे वो पॉलीकैब हो, चाहे के हो. हमारे पास डायनेमिक है तो हमने उनकी बात कर रहा हूँ, करूँगा मैं. और तो यानी सेक्टर, यानी एक्सटर्नल रीज़न है कुछ ना कुछ कि जिसकी वजह से वायर्स एंड केबल्स वाले सेक्टर में ही गिरावट है. तो इसका मतलब क्या है कि हमें बेच के भाग जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी सेक्टर हो, कोई भी उस सेक्टर में बिजनेस करने को राजी हो सकता है, कोई कुछ करने को राजी हो सकता है. पेंट सेक्टर अलग है, ये अलग है, और भी हैं, आईटी से अलग हैं. लेकिन हाँ, एक इम्पैक्ट बैठता है कि भाई इस सेक्टर में दूसरे प्लेयर आएंगे तो मार्जिन मतलब चीज़ें हैम्पर हो सकती हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है, प्रॉफिट्स थोड़े कम हो सकते हैं. उन सब चीज़ों से जूझ लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. क्योंकि अगर पोटेंशियल होता है तभी बड़ा आदमी उसमें एंट्री करता है कि भाई इसका ग्रोथ रेट इस सेक्टर का कितना है, तो हम इसमें आएँ या नहीं आएँ या क्या कुछ करें. ठीक है, तो ये एक वो उस पर नहीं जाना चाहिए. ऐसे तो अगर हम मार्केट में कोई भी कंपनी खरीदेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे बिजनेसेस खड़े होंगे, बहुत सारे एक ही सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स, आपने देखा होगा कि वो मार्केट में मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बना रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं. जैसे अभी बेवरेजेस की बात कर लो, कोका कोला इंडिया में क्या बिक नहीं रही, बिक रही है. कैंपा भी घुस गई, वीबीएल भी चल रही. ठीक है, तो सबके अपने अपने हित हैं, अपने अपने तरीके हैं.
बशर्ते प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कंपनी को या विजन को लेके क्या चलते हैं। जब कंपनी चालू की, जब सेक्टर में काम किया, या जिस तरह से उन्होंने ग्रोथ रेट दिखाने की कोशिश की, इस तरह के कंसिक्वेंसेस को जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो पहले से ही जज करके चलता है कि भाई ये इफ एंड बट चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आज डायनेमिक केबल्स की बात कर लो, केईआई की बात कर लो, केईआई उसके केबल्स की बात कर लो, फिनोटेक्स केबल्स की बात कर लो, या चाहे पॉलीकैब की बात कर लो, और भी बहुत सारे हैं। ये सब क्या केबल सेक्टर में एडजस्ट नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे, और सब अपना अपना ग्रोथ रेट के हिसाब से काम कर रहे थे। हाँ, चीज़ें हैम्पर होंगी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन ग्रोथ रेट भी तो है। तो अब ऐसे समय में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए जब पूरा सेक्टर गिरा ड्यू टू एनी न्यूज़? तो वहां पे आपको अपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में चीज़ों को समझ के, सोच के, और अपनी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उस कंपनी पे थोड़ा बात करेंगे। दूसरा ये यहाँ पे देख सकते हो कुछ अपडेट्स लगा रखे थे, तो देख सकते हो केसॉल्स की जो एकदम से पॉजिटिविटी की जो बात आई कि इन्होंने ₹7.5 का जो है पर शेयर डिक्लेरेशन दिया है, कह सकते हैं डिविडेंड का। तो मैं, आपको पता ही है, धीरे धीरे करके मैं जो है ऑलमोस्ट अच्छी कंपनीज जो भी मेरे पास हैं उनमें जब भी डिप मिलती है मैं थोड़ा थोड़ा करके बिना टाइम किए चीज़ों को करता रहता हूँ। ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो को आज मैं दिखाता हूँ कि वापस की भाई किस तरह की सिचुएशन है और कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये अभी 4086 पे क्लोज हुआ और आज की पॉजिटिविटी 30,04,553 के करीब है। और मॉर्निंग में तो काफ़ी बेटर थी, काफ़ी अच्छी थी, बाद में प्रॉफिट बुकिंग रही है। तो ये सब तो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी लंबे समय में। ठीक है, तो किस में कहाँ क्या रहा देख सकते हो। स्काई गोल्ड में थोड़ी गिरावट है, इसमें वीबीएल में पॉजिटिविटी है, और डी दे प्लास्टिक में पॉजिटिविटी है, ई2 में है, डीसीआई इन्फोटेक है, और बाकी कुछ में गिरावट है, आइसमेक में थोड़ी सी गिरावट है। तो ये सब चीज़ें, बाकी का अगर हम नीचे जाएं, जो कंपनी अभी मेरे लॉसेस में दिखाई पड़ रही हैं, एस्कोनेट फ्लैट में क्लोजिंग देखे गया अप डाउन करते हुए। और डायनेमिक केबल्स की बात करूं तो यहाँ देख सकते हो कि करीबन 6% के करीब की गिरावट है, 6+, और ये 540 पे क्लोजिंग दे के गया। मैंने एवरेज किया, मेरे पास 270 शेयर्स हैं आज भी, और मैंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं। एवरेज प्राइस काफ़ी ऊपर है, उसको धीरे धीरे करके मैं अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। 500 शेयर्स का टारगेट है कि कब पूरा होगा पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है एज़ पर द साइज़ ऑफ द कंपनी। मार्केट कैप के साइज़ के हिसाब से तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया, लेकिन फंडामेंटल्स और सब चीज़ों को देखा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी ठीक लगती है। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है, एक जनरल चीज़ें आपके समक्ष लेके आता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि मतलब जो है प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे करके, जो रेवेन्यू वो बढ़ ही रहा है, और कंपनी जो है कि 1000 करोड़ से ऊपर की है। तो थोड़ी बहुत सेफ्टी दिखाई पड़ जाती है कभी कभी कि भाई 1000 करोड़ से ऊपर की है तो कंपनी में पॉजिटिविटी का समझ में आता है। हाँ, प्रोमोटर्स ने ज़रूर अपना स्टेक को कुछ हद तक कम किया था ईयर ऑन ईयर में, लेकिन फिर भी एक हैंडसम इन्वेस्टिंग है। वहीं पे एफआईज ने स्टेक को बढ़ाया था, और देख सकते हो कि 1. इतनी छोटी कंपनी में भी 1.19% की हिस्सेदारी इनके पास है, और वहीं डीआईस ने भी इसमें स्टेक बढ़ाया था। और ये देख सकते हो दिसंबर के आसपास का स्टेक ये है, सितंबर टू दिसंबर में इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया। उस समय प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा था, देखा जाए तो इनके जो बाइंग प्राइस होंगे तो वो एक अलग होंगे। डायनेमिक केबल्स के अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा खोल लेता हूँ तो वह यहाँ पे देख सकते हो सितंबर टू दिसंबर की बात है 24 की। तो सितंबर की बात करें तो अगर ये प्राइस जो है ये दिसंबर में आ गया, सितंबर से उन्होंने बाइंग चालू की तो सितंबर मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे होगा। ये देख सकते हो कि सितंबर से दिसंबर तक में बाय किया तो जो शेयर ट्रेड कर रहा था 515 में, वो शेयर शूट अप करके जो देख सकते हो कि 1000 के आसपास का हो गया। अब वहाँ से करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, मान के चलो जो इन लेवल्स पे लोग थे, इन लेवल्स पे जो कुछ लोगों ने बाय किया होगा तो उनका प्रॉफिट्स विद इन नो टाइम बना, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अभी एज ऑन डेट की बात करूँ 540 गिरावट के बाद ही 540 पे क्लोजिंग है, और एक ये अच्छा सपोर्ट है 500 के आसपास का, उसी लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश दिखाई पड़ रही है। 22 के पीई पे कम कर रहा है, और ये देखो मैं धीरे धीरे करके इसमें अपनी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन लॉन्ग रन में वहीं पे जो लोग अवेलेबल हैं, बने रहे हैं कंपनी में, तो देख सकते हो उनके पास इतनी गिरावट 50% के करीब की गिरावट के बाद भी 2400% की रिटर्न बने हुए हैं। तो ये एक बात होती है लॉन्ग टर्म विजन से। ऐसा कोई शेयर है कि आपके पोर्टफोलियो में जिसने 2400% तक के रिटर्न बनाए हुए हों, और ये जबकि काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी है इसमें, तब की बात कर रहा हूँ। तो लंबे समय में टिकने से बात बनती है। मैं अगर 500 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, एक बार मैंने पहले प्रॉफिट बुक किया था इसमें,
और देख सकते हो अपने हाईएस्ट की अगर बात करी जाए कि कंपनी में देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहीं पे बाय किया ना डीआईज और एफआईज ने स्टेक को ज़्यादा बढ़ाया, तो देख सकते हो 2300%, 2400% करीब कंपनी जो दौड़ चुकी थी, उसमें स्टेक को कंपनी मतलब लगभग 2500% के करीब की जो कंपनी रनअप कर गई छोटे मार्केट कैप की, तब जाके एफआईज और डीआईज की चीज़ों में नज़रों में आई और छोटी कंपनीज में छोटा ही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि तब भी शेयर प्राइस डबल हो गया 4400% तक के रिटर्न में। तो जिनके रिटर्न जिनके पैसे बन गए शॉर्ट टर्म में, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हो सकता है वो हो, या हो सकता है एफआईज डीआईज की थोड़ी सी सेलिंग हो, या हो सकता है कि एक तरह से ट्रैप हो, चीज़ें अलग हैं। लेकिन कंपनी वाइज अगर हम बात करते हैं, कंपनी में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती। अपन लंबे समय के लिए सोच के चलेंगे, क्योंकि आपको ये जर्नी देनी पड़ेगी। बड़ा पैसा तभी बनता है जब आपको इतने लंबे समय तक स्ट्रगल देखना पड़ेगा, बस शर्ते कंपनी में कोई इंटरनली दिक्कत ना हो। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है डाइवर्सिफिकेशन के साथ में, वो मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं। और यहाँ देख सकते हो के सॉल्व की बात करूँ तो ये भी जो है आज भी 12.7%। अब हो सकता है कि कह सकते हो कि शेयर नीचे भी था और डिविडेंड एक अच्छा डिक्लेयर हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स में बाइंग है। तो वो जो भी रहने दो, अपन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हुए हैं। और आप देख सकते हो कि मेरे पास जो इस कंपनी के जो शेयर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैं बात करूंगा। देख सकते हो कि डायनेमिक केबल्स की भी बात करूं तो यहाँ पे मैंने पहली बात तो देखो डायनेमिक केबल्स में आज एवरेज किया, 8 शेयर्स लिए, 544 के आसपास का एवरेज प्राइस बैठा, 540 पे क्लोजिंग देके गया। ठीक है, 8 शेयर्स और ऐड ऑन हो जाएंगे मेरे पोर्टफोलियो में इनके, जो कि एवरेज प्राइस तो मेरी काफ़ी ऊपर है 761, लेकिन 500 के आसपास भी एवरेज कर रहा हूँ। 278 शेयर्स हो जाएंगे, 270 ये और 8 वो। तो धीरे धीरे करके एज ऑन डिप जब जब अपनी सेविंग्स होती है उस हिसाब से हम लोग बढ़ते रहते हैं। और जो बाइंग रही, अगर आज की बात करूँ, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, अगर मैं आज की बात करूँ तो जो मैंने केवल एक ही कंपनी खरीदी तो 4300 के आसपास की बाइंग मतलब रही है। तो धीरे धीरे करके एज ऑन डिप चीज़ों को लिया जाता है, देखा जाता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन रहती है। किन कंपनीज में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी रही, वो भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन। पैसा लंबे समय में भी बनेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको धीरे धीरे बिना बॉटम्स को पकड़े हुए कि भाई एग्जैक्टली बॉटम आप पकड़ लोगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लंबे समय में अगर चीज़ों को मतलब देखोगे तो बात बनती बनती है। अब ये देख सकते हो कि 70 शेयर्स मैंने एवरेज किए थे कल, और मैं काफ़ी अभी निगेटिव में हूँ, लेकिन जो है आज 5% ऊपर है। लेकिन ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है। छोटी छोटे मार्केट की आपकी कंपनी 172 शेयर्स के सॉल्व के भी हैं। यहाँ ₹7.5 का अगर मैं डिविडेंड का एड ऑन कर लूँ तो आप देख सकते हो कि जो प्राइस है डिविडेंड का लगभग 1290 जो है मतलब बैठेगा। ठीक है, तो ये ₹7.5 के हिसाब से 172 शेयर्स हैं, तो 1290 का मुझे डिविडेंड मिलेगा के सॉल्व्स में। तो आप इस चीज़ को अब बहुत सारे शेयर्स मैंने इसमें अभी रिसेंटली ऐड ऑन किए, मतलब बढ़ाए थे धीरे धीरे करके। इन्वेस्टिंग एक दिन की इन्वेस्टिंग नहीं है, और मैं ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट में हूँ। तो बाद में हाई कंपनी अच्छी होनी चाहिए, धीरे धीरे करके अगर मैंने बढ़ाया है। अब मैं चलो के सॉल्व्स की भी अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हो कि अगर इसकी बाइंग जर्नी को मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि देखो यही आपको लंबे समय में काम करेगी, कंपाउंडिंग देगी, पैसा बनाएगी। मैं इस कंपनी की बात करूं, ये तो एसएमई लॉट की कंपनी थी, बहुत छोटी थी, मैं तो खैर बहुत बाद में आया, और काफ़ी अच्छे रिटर्न बना रखी है कंपनी। और ये अप्स डाउन्स और प्रॉफिट्स और कह सकते हैं कि डिविडेंड्स वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप कब तक टिक रहे हो, आप कितना एक्यूमुलेट कर रहे हो, आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, कंपनी को कितना पढ़ रहे हो, बिलीव सिस्टम कितना, इंटरनल दिक्कत है तो आप एकदम से निकलना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मेरा पहला शेयर जो है 7 नवंबर 2022 का शेयर लिया हुआ है, 4 शेयर लिए थे, और वो आज भी 879 रुपीज़ बना रहे हैं। और देख सकते हो कि आप इसमें यहाँ पे एक शेयर लिया, फिर बाद में स्प्लिट मिल गए, तो वो ये प्राइस है। और देख सकते हो कि किस तरह से धीरे 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 करके जो है मतलब एक्यूमुलेशन का जो बाइंग की जो जर्नी होती है ना, लंबे समय में जो अगर आप ये सोचते हैं कि किस तरह से सेफ्टी के साथ में अप्रोच होनी चाहिए, ख़राब कंपनी भी मिलेगी तो आपको डिसीजंस लेने भी पड़ेंगे। हाँ भाई, ये देखो इसमें ये इंटरनल दिक्कत आ गई, इस कंपनी में मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, तो आई हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरह से अप्रोच रहती है मार्केट में और धीरे धीरे करके आप बढ़ते हो, तो अच्छी कंपनी अगर है तो थोड़ा समय देंगे तो देख सकते हो मैंने 690 में भी ख़रीदा है, बाद में उससे भी हाई प्राइजेस पे भी ख़रीदा, क्योंकि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ाना था। देखो 2023 की ये बाइंग सब रेड में दिख रही है,
ठीक है। और ये आप देख सकते हो उससे पहले सब ग्रीन में है। तो जो पुराना जब बनेगी चीज़ें, क्योंकि आप टाइम नहीं कर सकते हो मार्केट को, मतलब प्राइस को, धीरे धीरे करके 500 में भी देखो बाइंग है, 600 में भी थी, 500 में भी बाइंग चल रही है। अभी 501, 500, फिर 400 में भी देख सकते हो बाइंग है। ये अभी रिसेंटली बाइंग है, 2023 तक में देख सकते हो कि यहाँ तक बाइंग थी। ठीक है, 26 अक्टूबर 2023, ठीक है, उनमें भी रेड में है। बट मैंने अपना मतलब किया। कंपनी को एकदम से ऐसे नहीं है कि छोड़ना चाहिए, मैं काफ़ी बार इसमें प्रॉफिट्स में भी आया, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। और देख सकते हो कि उसके बाद एग्जैक्टली लगभग 1 साल के बाद, ये 2024 है और ये 2023 है, तो आपको अपनी कंपनी के प्रति इतना कमिटमेंट होना चाहिए, बशर्ते उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रॉफिट, सेल्स, सिनेरियो, आउटलुक, जो भी उसका विज़न है, प्रमोटर्स का क्या कुछ कौन कॉल दे रहा है, उन सब चीज़ों को जज करते हुए, बढ़ते हुए, समझते हुए आपको कंपनी के साथ में अपना बंधन दिखाना पड़ता है। आप एक हैंडसम रिटर्न पे आ जाएं, आपके जो गोल्स लेके चले थे वहाँ तक आप पहुँच गए हो, तब चीज़ें ठीक हैं। कि आप कितना बड़ा गोल लेके चले हो, कि आपको कितना पैसा कमाना है, कितना के हिसाब से चलना है, तो तब जाके एक अलग बात होती है। लेकिन मार्केट में अगर पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा। और यहाँ देख सकते हो कि फिर 1 साल के बाद जो है 24 में भी मैंने इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। और देख सकते हो कि ये 512 दिन पहले का था इन्वेस्टमेंट, और 1 साल तक उसमें कहीं कुछ नहीं किया मैंने। और काफ़ी बार प्रॉफिट्स में भी आया, लॉस में भी आया। और उसके बाद देख सकते हो 150 डेज़ पहले ये मैंने 2024 में बाइंग स्टार्ट कर दी अक्टूबर में। और देख सकते हो अक्टूबर में ये 2024 में बाइंग करके केवल 2 ही शेयर बाय किए। ठीक है, ये हट गया थोड़ा सा, मैं मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मिलेगा तो यहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं। 2025 में भी देख सकते हो आप इन्वेस्टिंग रही। अभी मतलब 24 में भी देख सकते हो ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं थी। अगर मैं इसके मार्कर मार्कर बार बार हट गया तो इसको मुझे मिल जाए, नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बियर कर लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हो 2024 में, फिर 2025 में बाइंग चालू की जनवरी में। मार्केट तो गिरा हुआ था, और यही शेयर मेरे को 2024 में 490 में लिया, 490 में लिया। और उसके बाद में 475 ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, 475 में बाइंग करना चालू किया एक एक शेयर करके। 472, 472, 470, 470, 469, ये सब 2025 की बाइंग है। 469, 469, 469, 475, 475, 425, 420, 415, 403, 382, 388, 376, 370, 370, 364, 361, 350, 345, 325। अब आप ये सोचिए कि क्या मुझे अगर ये पता हो कि इतना करेक्शन मिलेगा तो मैं पहले क्यों खरीदता। लेकिन आपको बिना टाइम किए अपने अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को करना आना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके कहीं थोड़े बहुत सही प्राइसेस पे भी जाओगे। अगर मैं लालच में आता तो हो सकता है हाई हाई पे ही मैं काफ़ी अच्छा ट्रैप हो जाता। लेकिन कंपनी अगर भाग भी गई है तब भी वो मौका देगी। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है, मैं इसको ट्रैक करता रहूँगा, ट्रैक करता रहूँगा। जब भी ये अपना हाई बना लेगी, टॉप हाई, उसके बाद से जब भी ये मौका देगी, वहाँ से गिरावट होगी, जब भी मौका देगी, जहाँ तक गिरावट होगी, अकॉर्डिंग टू माई फंड्स आई विल एवरेज इफ़ द कंपनी इज हैविंग द स्टोरी इंटैक्ट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको चलना चाहिए। अब ये देख सकते हो कि आप ये कब से कितनी पुरानी इन्वेस्टमेंट। और केस सॉल्व्स में अगर मैं पहले तो मार्कर ले लूँ, यार मार्कर के बिना काम चल नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लोज कर दूँ, दोबारा से लेना पड़ेगा, तो सॉरी फॉर देट कि ये एक बार आ जाए तो यस, नाउ इट कम्स। ठीक है, तो अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा समझाने में ईजी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो कि अब कंपनी में 172 शेयर्स हैं मेरे पास। मैंने काफ़ी बार इसमें डिविडेंड ले चुका हूँ भाई। अगर मेरे पास 4 साल में 30,000 प्लस डिविडेंड हो गया अप्रॉक्सीमेटली, मैंने गिना नहीं है। तो वहाँ से ये आप देख सकते हो 85,000 की इन्वेस्टिंग है, और ऑलमोस्ट फ्लैट में ही हूँ। चीज़ें आज देख सकते हो 12%, 12.20% की पॉजिटिविटी है। भैया क्यों? ₹7.5 का डिविडेंड आ रहा, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ। तो अब ये देख सकते हो कि ₹1250 के मुझे डिविडेंड भी मिलेंगे। ये 1290, ₹1300 के करीब का डिविडेंड मुझे मिलेगा। और डिविडेंड में इसमें काफ़ी बार मुझे मिल भी चुका है, और मैं ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट में हूँ, कंपनी काफ़ी करेक्टेड है तब जाके। तो रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बूम होगा। तो अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा न्यूज़ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कब देख सकते हो कितना अच्छा डिविडेंड आईटी सेक्टर भी देता है। और यहाँ देखो अभी 7.5 का डिविडेंड आया, अभी स्प्लिट दिया था इसने, ये देख सकते हो कि मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ अगर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ देख सकते हो कि स्प्लिट मिला था, और मैंने तब भी बाय किया था, मैंने टाइम नहीं किया।
और इस तरह से जब आपका अप्रोच कंपनी के प्रति सही रहेगा तो ये देख सकते हो 5 शेयर्स थे, अब 7.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, उससे पहले 8 रुपये मिला डिविडेंड, उससे पहले भी 8 रुपये डिविडेंड था, 5 रुपये, 7.5 रुपये। तो इस तरह के डिविडेंड्स में मतलब मिलते रहे, देते रहे, कंपनी बढ़िया बढ़ती रही, काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती रही है। और 975 करोड़ की मार्केट कैप है, अभी लगभग 1000 करोड़ के आसपास की मान लो। एसएमई लॉट की कंपनी यहाँ तक प्रूव किया नहीं कि चीज़ें ऑलमोस्ट सही है और डिपेंडेंसी भी नहीं है आप देखा जाए। और अगर ये मल्टी बैगर बन चुकी है काफ़ी हद तक, और अगर अभी मार्केट कैप ही नहीं है लेकिन चीज़ें पोटेंशियली हाई दिखाई पड़ती हैं, तो पैसा बनाएगी। तो ऐसी डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं कि के सॉल्व के भरोसे ही बैठे हैं भाई, हर तरफ को जो आप डाइवर्सिफिकेशन को, चीज़ों को समझ के चलो आप देख सकते हो कि बाकी कंपनीज किस तरह से हैं मेरे पास और किस तरह से ब्यूटीफाई कर, और ऐसा भी जिद नहीं करते हैं कि नहीं भाई मैंने डिसीजन ले लिया तो उसको सही होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई शेयर खरीदे हैं तो वहाँ गलतियों को भी एक्सेप्ट किया, भाई ठीक है मेरी एनालिसिस थी, ये थी, कंपनी ने फ्रॉड किया, ये किया, बहुत सारी रही, वेरेनियम क्लाउड थी, क्या एनर्जी थी, जेनसॉल का भी मामला गड़बड़ दिखाई पड़ा, ऐसी बहुत सारी भी रही होंगी। तो इस तरह से भी हमें डिसीजंस को अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने चाहिए। बात करेंगे कि किन कंपनीज में पॉजिटिविटी थी। तो हाईएस्ट पॉजिटिविटी के सोर्स में जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, बट अभी मैं ऑलमोस्ट फ्लैट में आया हूँ, और जैसे ही डिविडेंड की डेट का मतलब मामला हो जाएगा उसके बाद फिर करेक्शन देगा, तो अपन फिर देखेंगे कि भाई सिचुएशन, फिर रिजल्ट आएंगे तब देखेंगे। जब तक उसकी स्टोरी एवरग्रीन लगती है, चीज़ें सही लगती हैं, तो बात बनती बनती रहती है हमेशा के लिए। अब देख सकते हो गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करूँ, देख सकते हो अब मैं ये इसमें ग्रीन में आ गया फ्लैट में। अब मेरे से भी बेस्ट प्राइजेस में आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बाय किया होगा, पेशेंस रखा होगा, तो चीज़ें ग्रीन में होंगी, आएंगी आएंगी, ठीक है। और देख सकते हो कि आज मैं 1,05,000 रुपये की इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं 1,00,000 रुपये तक की इन्वेस्टिंग के लिए इसमें रेडी था, तो मैंने 1,05,000 किया। बाकी मेरी प्राइजेस हाई थे, मैं मानता हूँ, लेकिन जब भी चीज़ें डिप में मिली, 1,200 रुपये पे भी आया, तो मैंने इसमें बाय किया। और आज चाहूँ तो मुझे लगा कि मैं ट्रैप हूँ तो मैं निकल सकता था, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा समय हुआ हो। गार्डन शिप बिल्डर्स की मैं अगर इन्वेस्टिंग की बात करूँ, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो चीज़ें समझ में, मतलब कि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और देख सकते हो टॉप से काफ़ी करेक्टेड के बाद मैंने बाइंग चालू किया, उसके बाद भी आप सही बॉटम्स पकड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो 14 अगस्त 2024 को मैंने बाय किया, और आज मैं फ्लैट में हूँ, ऑलमोस्ट मतलब जस्ट ग्रीन में आ गया। तो अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने मैंने पेशेंस रखा, और शेयर को मैंने 1900 से बाय करना चालू किया। टॉप पे जाके गिरावट आई तो मुझे लगा, लेकिन एग्जैक्टली बॉटम कहाँ बैठेगा पता नहीं। मैंने एक शेयर, फिर एक शेयर, फिर 2 शेयर, फिर एक शेयर, फिर एक शेयर, और आप इस तरह से देख सकते हो ये सभी शेयर्स रेड में, 1851, 1851, 1850, 1850, 1850, 1824, 1820, 1780, 1781, 1780, 1780, 1775। अगर ये प्रोसेस हम फॉलो ना करें तो आप ही बताओ वॉरी में कौन टेक सकता था। छोटे मार्केट की जो कंपनीज होती हैं उनमें इसी तरह से होती हैं, हमें ये लालच रहता है कि हम बड़ा पैसा लगा लेंगे या करके। मैं तो लगा सकता हूँ ना, लगाऊंगा, उसको ट्रैप करता रहूँ, वो करता रहूँ, लेकिन मुझे रात में नींद सही लेनी है भाई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, कंपनी अच्छी चाहिए। ट्राई टू बाय ऑन बॉटम्स, आई विल एवरेज अकॉर्डिंगली। मेरे बॉटम, मेरे प्राइजेस गलत गलत हो सकते हैं, बट जब भी नीचे जाएगी तो आई विल एवरेज, बशर्ते कंपनी में कोई इंटरनली दिक्कत नहीं हो और वो हमें लेके टिका रहे, हम बने रहें। और देख सकते 2024 में भी 6 महीने हुए, और धीरे धीरे 117, 1769, 1770, 70, देख सकते हो आप 1700 के रेंज में बाय किया, फिर और धीरे धीरे करके 1600 पे आया तो 1600 पे बाय किया, देख सकते हो धीरे 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 करके 1600, 1500 पे आया तो 1500 पे कुछ कुछ बाय किए, फिर 14 पे आया तो 14 पे कुछ कुछ बाय किए, एक एक दो दो, फिर 14 के बाद में और नीचे गिरा 13। किसकी हिम्मत नहीं टूटेगी। 1900 से कंपनी में पोजीशन बनाना चालू किया, एक ही शेयर लिया 1900 फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस, उसके बाद फिर हमने किया, और देख सकते हो कि 1370, 1356, 1396, 1396, 1301, एंड लास्ट शेयर जो था वो 1200 पे लिया, और अभी भी जीटीडी इसमें लगे होंगे। और आज 6 महीने बाद ही मैं ऑलमोस्ट फ्लैट में आ गया। यही काफ़ी भागा हुआ है, काफ़ी मतलब बूस्टअप दे दिया, और 1,05,000 रुपये की इन्वेस्टिंग हो गई कंपनी में, पर्पज़ मेरा सॉल्व हो गया। अगर इसकी स्टोरी इंटैक्ट है आने वाले 5 से 10 सालों के लिए, तो मुझे क्या दिक्कत है। डिविडेंड मिलता है, शेयर ग्रोथ करता है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी, सेफ्टी भी है। बात ये नहीं है कि मैं आपको छोटे मार्केट कैप की, स्मॉल कैप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, 1,000 करोड़ के आसपास तक की कंपनीज की बात करता हूँ, तो एसएमई की कुछ कंपनीज हैं, तो वहाँ अगर मैंने हाई रिस्क लिया तो सेफ जोन में भी खेलने की कोशिश करिए। और सेफ जोन कहोगे सर ये शेयर भी तो 50% टूट गए हैं, तो लोग तो ट्रैप्ड फील करेंगे। टूटे कहाँ से हैं, जब वो ऑल टाइम हाई थे।
उस ऑल टाइम हाई से वो टूटे हैं। तो कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसकी वैल्यूएशंस के हिसाब से भी चीज़ों को हमें आंकना आना चाहिए। ठीक है, सैनको की बात करो, देख सकते हो कि 43,000 की इन्वेस्टिंग हो गई और अभी भी मैं 46% की गिरावट में हूँ, आज 5% अपर सर्किट है। मैक पावर की बात करूँ, यहाँ 17 शेयर्स हो गए, 16,000 की इन्वेस्टिंग हो गई, यहाँ 5% का अपर सर्किट है। ठीक है, सुप्रीम पावर में 5% का अपर सर्किट है, लेंसर में है, यथार्थ में है, डी दे प्लास्टिक में है, DCI में है। तो किसी में ग्रीन हूँ, किसी में रेड हूँ, लेकिन ऑल इन ऑल प्रॉफिट्स में चीज़ें हैं। और ये जो पैसा जो रेड में भी आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो एक्सिकॉन में फिर आज पॉजिटिविटी आ गई। तो छोटे मार्केट की आपकी कंपनी वॉलिटिलिटी, एक्सिकॉन को तो मैं अगर हाई पे बेचना लो पे खरीदना, हाई पे बेचना लो पे खरीदना, अगर ऐसे ही करके चलता तो काफ़ी पैसा बनता, नो डाउट, लेकिन मेरी मेहनत बढ़ती, कंपनी इंटैक्ट लगती कि नहीं लगती। हाँ, अगर मान के चलो कल को कंपनी में ऊपर नीचे भगवान ना करे कुछ बात बनती है, हो जाती है, तो आप में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे हमने तो कहा था कि भाई आप प्रॉफिट बुक करें, करने चाहिए, लेकिन लिटिल बिट आपको वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं ना कि हल्का सा चखना ले लिया बस, दैट्स ऑल, वो एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अपना पूरा मील खत्म करना पड़ेगा, चीज़ें अपने हिसाब से समझनी पड़ेंगी। वो चखना थोड़ी देर के लिए मज़ा देगा। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट बुक कर लिए, किसी में 1.5 लाख कर लिए, 50,000 कर लिए, जो जिसकी जिस तरह के लेवल्स हैं, कोई हज़ारों में करता है, कोई लाखों में करता है, करोड़ों वाले भी करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उतनी बड़ी पूंजी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जैसे लोग जो हैं आपस में कि भाई ठीक है, कहीं में 50,000 बना दिए, कहीं 40,000 बना लिए, कहीं 1 लाख बना लिए, उससे हमारा कुछ बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला। अभी देख सकते हो आप कि मार्केट गिरा, हमारे भी प्रॉफिट्स गिरे, 8 लाख के पे आए, 25 लाख के प्रॉफिट, 8 लाख पे, 8.5 या 9 लाख से पता नहीं 10 लाख तक भी बचा था मेरा, 9 लाख तक पे लोवेस्ट बने थे हम लोग। वापस चीज़ें बाउंस बैक करी, आज 11 पे फिर आ गए चीज़ें, अभी 2-3 दिन में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स बाउंस बैक कर गए। ठीक है, फिर करेक्शन आएगा, फिर ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं कि भाई अगली सैलरी आने से पहले जो इस सैलरी का सेविंग थी इन्वेस्टिंग के लिए, अभी भी उसमें बचा के रखा हूं मैं, अगर मैं कहूं तो 15 करीबन 20 से 25-30 हज़ार रुपये का मैं अभी भी बचा के रखा हूं, कि भाई अगली सैलरी आने से पहले मेरे पास लगाने के लिए इतना पैसा बचा हुआ है। मार्केट, इन केस मार्केट गिव करेक्शन, देन आई एम हैविंग मनी, मेरे पास होना चाहिए। अगर मान के चलो बाउंस बैक ही चला रहा, ऊपर गया, तो ये 20-25 हज़ार रुपये सर आप नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट विल एड ऑन माई इमरजेंसी फंड टू फॉर इन्वेस्टिंग इन, जब भी कभी करेक्शन मिलेगा, ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरह से हमें सोच के चलना चाहिए मार्केट में। अगर लंबे समय के लिए आप चलो, वॉरी की बात करो, कौन नहीं यहाँ पे, क्यों, कौन किसकी ताकत होगी इस कंपनी में टिक पाएगा। ठीक है, और देख सकते हो कि अभी भी मैं 23% नेगेटिव में, जब मैंने इसी तरह से एवरेजिंग की, और देख सकते हो 1,05,000 रुपये वॉरी रिन्यूएबल में भी लगे हुए हैं। ठीक है, मनोरमा में दोबारा से ग्रीन आ गया हूँ, 2 बार मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। तो ये छोटी मोटे मैं करता भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। केन्स में देख सकते हो दोबारा से ग्रीन में आ गया हूँ, एक बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें अलग हैं, बाकी कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए हमेशा के लिए बना के रखी हैं। RVNL की बात करूँ, ये काफ़ी बार ग्रीन में आया, एक बार प्रॉफिट डबल करके मैं हट भी चुका हूँ। दोबारा से मेरी 1,86,000 की कोई छोटी मोटी इन्वेस्टिंग नहीं है, रेलवे सेक्टर है, ठीक है, डिप में आता है तो मैं एवरेज कर ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ना है और करना है। यहाँ पे किन किन शेयर्स में ये गिरावट का, तो डायनेमिक केबल, हाँ डायनेमिक केबल की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये गिरावट है, मैंने एवरेज भी किया है, और देख सकते हो कि ऑर्डर्स को धीरे धीरे जो है ये एक शेयर करके मैंने बाय किया हुआ है। 570 पे एक बाय हुआ, लगा हुआ GTT, 549 पे हुआ, 540 पे हुआ, फिर 40 पे लिया, फिर 40 पे लिया, लेकिन एक एक करके भाई ठीक है कि जो एग्जैक्टली बॉटम है, कितने मेरे पास फंड्स बचे हैं, 539, 538, 536, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हो GTT ये लगे हुए आप आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, 525, 526, 511 पे, 526 पे। ठीक है, इनको मैं मॉडिफाई भी करता रहता हूँ अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट एंड द पर्टिकुलर सेक्टर एंड शेयर्स। तो ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जज करके और एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को करना आना चाहिए। तो आज का तो काफ़ी कुछ मैंने डिस्कस कर लिया, फिर भी कुछ बहुत सारी हो सकता है 1-2 चीज़ें छूट गई, और वीडियो लेट बनाने के लिए सॉरी, और हो सकता है कल वीडियो ना बन पाए, बिकॉज फिर मैं शायद मे बी, पता नहीं, बट ट्रैवलिंग में रहूँगा मे बी, तो देखते हैं, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी आपको अपडेट्स चीज़ें देने के लिए। तो और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे हम लोग चैट करते हैं, ओपन ग्रुप है, हम सभी लोग अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, तो दैट विल गिव बूस्ट अप टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। तो ठीक है, काफ़ी कुछ कर लिया। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।